धरती पर रोजाना नए नए शोध हो रहे हैं। धरती को कैसे बचाना है, इसके गर्भ में छिपे अनमोल खजाने तक कैसे पहुंचना है, तमाम वैज्ञानिक इसे लेकर रोजाना रिसर्च कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आप और हम जैसे प्रकृति प्रेमी तक ऐसी रिसर्च का जो पहुंचना है, इस रिसर्च का आउटकम क्या है, इसकी जानकारी क्या है, पहुंचना बेहद जरूरी है। तभी हम एकजुट होकर इस धरती को बचा सकते हैं। अब जो ताज़ा रिसर्च हुई है, अगर वो सच साबित होती है तो करीब 200 सालों तक धरती में एनर्जी की कमी वाली परेशानी का हल निकल जाएगा। यानी कि बिजली का कोई संकट नहीं रहेगा अगले 200 सालों तक। सीधे शब्दों में अगर आप इसको समझिए कि धरती में 200 सालों तक बिजली की किल्लत होगी ही नहीं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धरती की बात कर रहा हूँ। यानी कि जितने देश हैं इस धरती पर, उनमें से किसी को अगले 200 सालों तक बिजली की कमी नहीं होगी, अगर ये रिसर्च सही साबित होती है। यह रिसर्च कहती है कि इस धरती ने अपने गर्भ में एक ऐसा खजाना छिपाया हुआ है जिससे वैज्ञानिक बड़े उत्साहित हुए। आखिर क्या है इस नई रिसर्च में, इसकी रिपोर्ट में? पहले रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम एक्सपर्ट से इसको समझेंगे। मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के इन भंडार तो रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो जब मुझे लगा कि नहीं, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचनी चाहिए, और फिर इस रिपोर्ट को मुझे लगा कि हमें जो बड़े भूविज्ञानी हैं उनसे डिस्कस भी करना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद अब मैं चलता हूं अपने खास मेहमान सूर्य प्रकाश कपूर जी के पास, जो कि देश के जाने माने भूवैज्ञानिक हैं। उनसे इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करूंगा और कितना सटीक और कितना सत्य कहती है, सत्य के कितना करीब है रिपोर्ट, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद सर। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने बिल्कुल कहते हैं ना, आंखें चौंधिया दी मेरी, कि जो हाइड्रोजन नामक खजाना जो छुपा है हमारे धरती के गर्भ में, अगर उसका कुछ परसेंट, 10-20% भी नहीं, ये रिपोर्ट कहती है कि 2% भी अगर हम हासिल कर लेते हैं तो 200 साल तक इस पृथ्वी को, पूरी धरती को बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वाकई में ऐसा है? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझाइए स्टडी को, क्या कहती है स्टडी और सच के कितना करीब है? समुद्र के अंदर जब हम सी बॉटम पे पहुंचते हैं जी, वहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि सी स्प्रेडिंग सेंटर होता है, मिड ओशन रिज होता है, दो प्लेटें ऑपोजिट दिशा में मूव करने से गैप क्रिएट हो जाता है। तो 1200 डिग्री का लावा जो है वो समुद्र के फर्श के ऊपर, समुद्र के बॉटम के ऊपर फैल जाता है। वो जो 1200 डिग्री का लावा है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट और साथ में जो 5-4 किलोमीटर ऊपर पानी का कॉलम का वजन है, प्रेशर है, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाते हैं।
यानी कि यूं समझिए कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो आयंस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनमें टूट जाते हैं। तो जो वाटर है, पानी है, उसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाती है और वहां पे प्लाज्मा बन जाता है। जी। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। वाटर जो है एज इट इज, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मगर जब वो 1200 डिग्री टेम्परेचर का लावा और साथ में ऊपर से पानी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर का है वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो कंपोनेंट जिनसे ये वाटर बना था, अपने कंपोनेंट्स में वापस टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो उसमें बिजली पास करते हैं। नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो उससे हाइड्रोजन एक तरफ चल जाती है, ऑक्सीजन एक तरफ चल जाती है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जो उनका इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन जो है, बॉन्ड जो है, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में, लेबोरेटरी में हम बिजली से पानी को तोड़ते हैं, मगर समुद्र की बॉटम के ऊपर बिजली से पानी को नहीं तोड़ते। वहां पर हाई टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लावा का है, मैग्मा का है, वो, और साथ में पानी का जो 3-4 किलोमीटर का कॉलम ऊपर है, प्रेशर है, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, वो वाटर मॉलिक्यूल को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जो ऑक्सीजन है वो वहां पर, आपको पता है, जो मिड ओशन रिज है, वहां पर भी लाइफ है, वहां पर भी प्राणी रहते हैं। वो जो प्राणी है उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन जो वाटर से, वाटर मॉलिक्यूल से बनती है, उस ऑक्सीजन को वहां की जो लाइफ है, वहां पे जो प्राणी है, वहां पर कितने बड़े बड़े प्राणी हैं, जितनी लंबी आपकी मारुति कार होती है, इतने बड़े बड़े ट्यूब बॉम्ब्स हैं वहां पे। अब उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उन्होंने भी तो सांस लेना है। उनको वो जो वाटर का मॉलिक्यूल टूटने से ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन उन प्राणियों के सांस लेने में काम आती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, वो जो ऑक्सीजन है वो तो कंज्यूम हो गई, अब बाकी जो हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ? वो हाइड्रोजन दो जगह काम आती है। कैसे काम आती है? जैसे कि आपको पता है कि कुछ चूने की चट्टानें होती हैं जिनको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, हाँ जी। अब जब जैसे एक सबडक्शन जोन होता है, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट ट्रेंच के अंदर घुसती है, तो उस समुद्र की बॉटम के ऊपर बहुत सारी लाखों करोड़ों मछलियों का, जो मरी हुई मछलियां हैं, उनके जो पिंजर है, उनका जो चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उनकी जो हड्डियां होती हैं, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लावे के कांटेक्ट में जब आता है, तो कैल्शियम अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है? CaCO3, Ca2, CO3, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब ये कैल्शियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, कार्बन अलग हो गया। ये जो कार्बन है ये उस हाइड्रोजन में से आधी हाइड्रोजन के साथ मिलके ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो आपका क्रूड ऑयल है, जो आपका फॉसिल फ्यूल है, जो आपकी नेचुरल गैस है। ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों जो हैं ये हाइड्रोकार्बन हैं। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल टूटा था उसमें से कुछ हिस्सा हाइड्रोजन का वो क्रूड ऑयल बनाने में और नेचुरल गैस बनाने में, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, उसमें कंज्यूम हो जाता है, और बाकी की हाइड्रोजन जो है उसके वहां भंडार जमा हो जाते हैं। उस हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के रूप में मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं निकाल के लोगों की गाड़ियों में, जैसे आप CNG से गाड़ी चलाते हो, आपको पता नितिन गडकरी की गाड़ी जो है वो हाइड्रोजन से चलती है। तो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो वो समुद्र की बॉटम पे जो सरप्लस हाइड्रोजन है उसको निकाल के, उसका दोहन करके, वो सरफेस के ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने का उनका प्रपोजल है। ठीक है, लेकिन ये आपने जो प्रोसेस बताया इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए कि इसको यूज हम कर पाएं,
ये सिंप्लीफाई कैसे हो पाएगा? ये रेगुलर यूज में क्या आ पाएगा कभी? जैसा कि स्टडी में तो जो लिखा है पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई 200 साल तक बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे हम आम बिजली बनाते हैं क्या वैसे इसको यूज कर पाएंगे हम? हाँ सुनिए, देखिए आपको पता है जो रॉकेट जाता है आकाश के अंदर, उसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूज यूज करते हैं, उसको जलाते हैं। आपको पता है? हाँ जी। हाइड्रोजन के जलने से भी आग पैदा होती है, हीट पैदा। आपको पता है जो ये नितिन गडकरी की गाड़ी चल रही है, जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल है, तो इसको जब जलाया जाता है तो उससे हीट पैदा होती है, उस हीट से ही पिस्टन चलता है गाड़ी का। तो ये जो हाइड्रोजन है जी, इसको हम सीएनजी की जगह या पेट्रोल की जगह या इसको निकालेंगे कैसे? इसको मेरा कहने का मतलब है कि इसको हम निकालेंगे कैसे? इसको लार्जर उसमें हम कैसे यूज कर पाएंगे? हाँ, देखिए आपको पता है आजकल डीप सी माइनिंग का एक प्रोसेस चला है जी। डीप सी माइनिंग में क्या करते हैं कि जैसे आपके यहाँ पे सड़क के ऊपर कुछ ट्रक चलते हैं या टैंक्स चलते हैं बैटल फील्ड में, ऐसे ही समुद्र की जो बॉटम है, सी फ्लोर जो है, वहां पर कुछ गाड़ियां उतारी जाती हैं, वो वाटर टाइट होती हैं। वो जो गाड़ियां हैं वो डीप सी माइनिंग का काम करती हैं। ऑलरेडी डीप सी माइनिंग आपको पता है, मैंगनीज नोड्यूल्स या दूसरे, ये डीप सी माइनिंग का, जबकि ये डीप सी माइनिंग जो है ये बहुत हैजर्डस है, इसका नुकसान ज्यादा, फायदा कम है। मगर रॉबर्ट्स के जरिए, रॉबर्ट्स जो हैं उनके जरिए धरती के ऊपर समुद्र के अंदर एक शिप होता है, शिप के अंदर से वो नीचे पाइपें उतारी जाती हैं, उनके जरिए से वहां पे वो जो गाड़ियां चलती हैं सी फ्लोर के ऊपर, वो रॉबोट की तरह चलती हैं, उनका कंट्रोल ऊपर शिप से होता है। तो जैसे डीप सी माइनिंग के लिए समुद्र के फ्लोर के ऊपर मैंगनीज नोड्यूल्स या दूसरे मेटल्स जो है कलेक्ट करने के लिए, और कलेक्ट करने के लिए वहां समुद्र के बॉटम के ऊपर रोबोट टेक्नोलॉजी से वहां गाड़ियां चलती हैं। तो वो जो गाड़ियां जैसे मैंगनीज नोड्यूल्स को इकट्ठा करती हैं, वही गाड़ियां हाइड्रोजन को भी वहां से इकट्ठा करके ऊपर शिप को सप्लाई करेगी और शिप से फिर वो आपको इस्तेमाल में मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि हम इसको एक वैकल्पिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या में है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं आने वाले वक्त में। आपको पता है समुद्र के बॉटम में आप वहां से तेल का दोहन भी तो करते हो। बिल्कुल करते हैं। तो तेल कैसे निकालती हो? जैसे तेल निकालते हो ऐसे गैस निकाल लो। आपको पता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैं वही जानना चाह रहा हूं। तो फिर हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं बहुत अच्छे उसमें, जब इतना बड़ा खजाना है हमारे पास छिपा हुआ यहाँ पर धरती के नीचे, जिसमें कह रहे हैं 2% भी यूज कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, तो उसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं फिर? या कर नहीं पा रहे हैं, या कोई दिक्कतें हैं इसको प्रॉपरली, इसको एक फंक्शनल बनाने में? सुनिए, मानव जो है इन्होंने एक नोबेल लॉरिएट फिजिक्स के हुए हैं डॉक्टर फीनमैन, उन्होंने एक कहावत कही है कि जो साइंटिस्ट हैं इनको अपनी धरती के बारे में कम नॉलेज है, मगर सूर्य के बारे में या आकाश के अंदर जो गैलेक्सी हैं उनके बारे में ज्यादा नॉलेज है। 1977 में पहली बार समुद्र के अंदर पनडुब्बी उतारी गई, और पनडुब्बी सी बॉटम के ऊपर गई। ये गैलापागोस आइलैंड्स हैं, वहां पर ये ऑलविन नाम की पनडुब्बी उतारी गई थी। उस पनडुब्बी ने जाके हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी कि वहां पर ये 1200 डिग्री का लावा निकल रहा है और वहां पर लाइफ है, इस चीज की खोज जो हुई है 1977 में हुई है। यानी कि 1977 को आज तक कैलकुलेट करो तो कितने साल हुए हैं? 47 इयर्स हुए जी। तो ये जो चीजें हैं, समुद्र की बॉटम पे जो लाइफ है, या समुद्र की बॉटम पे जो ये हाइड्रोजन है, या समुद्र की बॉटम के ऊपर ये जो डीप सी माइनिंग करने का जो इनका प्रोग्राम है, ये अभी इन्होंने डिस्कवरीज ही लेटेस्ट की है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ। जी। 1977 में 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 1977 में
कि ये जो समुद्र की बॉटम पे लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, ये जो गर्म पानी वहां 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के गर्म पानी के फुहारे छूट रहे हैं, जिनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, जी। इसकी खोज 1977 में मॉडर्न साइंटिस्ट ने की है। मगर हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति में समुद्र के अंदर जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है 1200 डिग्री का, उसको वडवानर अग्नि के नाम से संबोधित किया जाता है। वडवानर अग्नि, ये वडवानर अग्नि जो है, इसकी चर्चा हमारे पुराणों के अंदर, हमारे महाभारत के अंदर, ग्रंथ के अंदर, हमारे यहाँ पे जो हमारे जो जिसको हम कहते हैं ना कि ये धार्मिक किताबें, वो धार्मिक किताबें नहीं है, धार्मिक किताबें कम हैं, वो विज्ञान की किताबें हैं। बिल्कुल, वो पूरे तरह से विज्ञान पे बेस्ड है। हाँ जी जी जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक हमारे पास यहाँ मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण का नाम सुना होगा आपने? जी जी जी, आपने दुर्गा सप्तशती का नाम दुर्गा सुना होगा? सप्तशती का नाम सुना है, बिल्कुल 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 जी। हाँ, ये दुर्गा सप्तशती जो है, ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। और मार्कंडेय पुराण के अंदर एक अग्नि स्तोत्र है। वो जो अग्नि स्तोत्र है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, महासागर के उदर में, महासागर के उदर में बसने वाली अग्नि, बड़वानर अग्नि, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। ये जो बड़वानर अग्नि है, ये जो मैग्मा समुद्र की बॉटम में, सी स्प्रेडिंग सेंटर में 1200 डिग्री का मैग्मा निकल के समुद्र के फर्श पे फैलता है, इसको बड़वानर अग्नि के नाम से हिंदू वैज्ञानिकों ने, हिंदू ऋषि मुनियों ने इसको वडवानर अग्नि के नाम से 5000 साल पहले की जो किताबें हैं, उनके अंदर इनकी चर्चा है। जबकि मॉडर्न साइंस ने इसको रिसेंटली 1970 में इसको डिस्कवर किया। ठीक है सर, बहुत बहुत जी 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 जी, हाँ? बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ हाँ, बताइए। आप बात पूरी कर लीजिए एक बार। ये अब हमारे यहाँ अथर्ववेद के अंदर एक भूमि सूक्त है, भूमि सूक्त जी, वो महर्षि अथर्वा का लिखा हुआ है। उस भूमि सूक्त के अंदर 61वां मंत्र जो है, उसमें वो क्या कहता है? यत ते उन्नम तत्ते आपुनति प्रजापति प्रथम जारितस्य। ए धरती, यत ते उन्नम, जितना तू ऊनी होती है सबडक्शन जोन के ऊपर, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे ट्रेंच के अंदर जाके मेल्ट होके गल जाती है, शॉर्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो धरती का सरफेस एरिया कम हो जाता है। मगर उतना ही सी स्प्रेडिंग सेंटर पे जो नया लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो ठंडे पानी के साथ मिलके पत्थर बना के नई धरती का निर्माण करता है। जितनी धरती सबडक्शन जोन पे, सबडक्शन जोन को डिस्ट्रक्टिव जोन कहा गया है और सी स्प्रेडिंग सेंटर को कंस्ट्रक्टिव जोन कहा गया। जितनी धरती सबडक्शन जोन पे डिस्ट्रॉय होती है, उतनी ही धरती सी स्प्रेडिंग सेंटर पे नई धरती का निर्माण होता है, ताकि पूरी धरती का सरफेस एरिया जो है वो उतने का उतना रहे, धरती शॉर्ट भी ना हो और धरती बड़ी भी ना हो। इस चीज को, इस बात को, इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को वहां पर भूमि सूक्त में वो कहता है, यतते उन्नम ततते आपूयति प्रजापति प्रथम जारितस्य। कि ए धरती, जितना तू शॉर्ट होती है, जितना तू ऊना होती है, उतना ही आके रिफिल कर देता है, रिप्लेनिश कर देता है। आपूर्यति, उतना ही आके प्रजापति प्रथम जारितस्य। प्रथम जा का मतलब पहला प्रोडक्ट, फ्रेश मैग्मा, नया प्रोडक्ट। जैसे पंकज होता है कीचड़ का प्रोडक्ट, कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, ऐसे ही प्रथम जा, वो जो नया मैग्मा निकलता है धरती के अंदर से, उसको प्रथम जा कहा गया। प्रजापति, उसके अंदर 84 लाख योनियां जो धरती के ऊपर बसी हुई हैं। आपके और मेरे फोर फादर्स भी कभी उसी सी स्प्रेडिंग सेंटर से पैदा हुए थे। ये जो मैग्मा निकलता है, इसमें 84 लाख योनियों का डीएनए होता है। डीएनए नेवर डाइज। जितनी लाइफ पैदा हुई है, लाइफ का ओरिजिन समुद्र के सी स्प्रेडिंग सेंटर से है। ठीक है। सारी लाइफ जितनी आप देखते हो, जितने पेड़ पौधे, जितने पशु पक्षी, जो कुछ आप धरती पे देख रहे हो, ये सूखी धरती पे पैदा नहीं हुआ था, ये उस सी स्प्रेडिंग सेंटर से पैदा हुआ था। इसलिए उस मैग्मा को
प्रजापति कहा गया, क्योंकि सारी प्रजाओं का वो पति है, सारी प्रजाओं का डीएनए उसी के अंदर है। अब पूछिए वो डीएनए कहां से आया? वो डीएनए आया शिवलिंग से, मीटियोराइट। वो जो धरती जब निर्माण हो रही थी उस वक्त धरती के अंदर मिलियंस ऑफ मीटियोराइट्स, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, उनका पिंड कहते हैं, उन्होंने आके बम्बार्ड किया था। उनके अंदर जो डीएनए था वही डीएनए उसमें आया गया। और वो डीएनए मीटियोराइट में कहां से आया? जो पहले धरती फटी थी, जब धरती की लाइफ खत्म हो जाती है, सूर्य की लाइफ खत्म हो जाती है, ये सौर मंडल जो है ये डिस्ट्रॉय होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वही टुकड़े शिवलिंग बनके नई धरती का निर्माण करते हैं। तो ये सारे का सारा एक रेपिटेटिव और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश कपूर जी, सारी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताने के लिए और ये भी समझाने के लिए सब कुछ भी नया नहीं है, ये वही है जो हमारे सनातन में और हमारी किताबों में लिखा हुआ है। वही विज्ञान आज रिसर्च के रूप में सामने आ रहा है, जो सालों पहले, वर्षों पहले